नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। बीजेपी में नितिन नवीन की नई टीम बन गई है और अब नजरें मोदी सरकार के मंत्री परिषद पर है। क्या बीजेपी संगठन में बदलाव के बाद अब मोदी कैबिनेट में भी बड़ा फेरबदल होने वाला है? क्या कुछ नए चेहरों को सरकार में जगह मिलेगी? क्या कुछ पुराने मंत्रियों को हटाया जाएगा? और क्या इस पूरे फेरबदल के पीछे 2027 के विधानसभा चुनावों का बड़ा राजनीतिक गणित होगा? क्योंकि इस वक्त एक साथ कई चीजें हो रही हैं। बीजेपी का संगठन बदला है, एनडीए का विस्तार हुआ है, कुछ मंत्री संगठन में भेजे गए हैं, कुछ मंत्रियों की जगह खाली हुई है, कुछ और मंत्रियों के राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने वाले हैं और अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। यानी अगर मोदी मंत्रिपरिषद में फेरबदल होता है तो ये सिर्फ कुर्सियां बदलने का मामला नहीं होगा। इसके पीछे चुनावी समीकरण भी हो सकते हैं, राजनीतिक संदेश भी हो सकता है और सरकार के प्रदर्शन की समीक्षा भी। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे पहले बात उस नाम की जिस पर सबसे ज्यादा नजरें हैं, पीयूष गोयल। सोमवार को बीजेपी की नई टीम में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाया गया है और इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या पीयूष गोयल अब मोदी सरकार में बने रहेंगे? क्योंकि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत चर्चा में रहता है। पीयूष गोयल पहले भी 2010 से 2014 तक पार्टी के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। इसके बाद 2014 से 2020 तक बीजेपी में कोषाध्यक्ष का पद खाली रहा। हालांकि गोयल अनौपचारिक तौर पर इसका काम देखते रहे। 2020 में जेपी नड्डा ने राजेश अग्रवाल को कोषाध्यक्ष बनाया था। अब नितिन नवीन ने राजेश अग्रवाल को हटाकर पीयूष गोयल को फिर से यह जिम्मेदारी दी है। तो क्या इसका मतलब यह है कि गोयल अब सरकार से संगठन में जाएंगे? अभी यह तय नहीं है, क्योंकि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। लेकिन चर्चा इसलिए है क्योंकि बीजेपी में पहले भी ऐसे उदाहरण रहे हैं जब बड़े नेताओं को सरकार से संगठन में भेजा गया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय प्रमोद महाजन और अरुण जेटली को इसी तरह सरकार से संगठन में भेजा गया था। यानी पीयूष गोयल का मामला इस संभावित फेरबदल में काफी अहम हो सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ एक मंत्री की नहीं, असल तस्वीर इससे कहीं बड़ी है। पिछले 3 महीनों में एनडीए का विस्तार हुआ है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद टीएमसी के 20 लोकसभा और 4 राज्यसभा सांसद एनडीए और बीजेपी के साथ आ गए हैं। इनमें से कई सांसदों को केंद्र में मंत्री पद की उम्मीद हो सकती है। लेकिन यहां बीजेपी के सामने एक मुश्किल राजनीतिक सवाल भी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कुछ समय पहले तक इन्हीं नेताओं के खिलाफ तीखी राजनीतिक लड़ाई लड़ रही थी। तो क्या अब बीजेपी इन्हें सरकार में जगह देगी या फिर इनसे दूरी बनाए रखेगी? जनधारणा का सवाल भी है। इसी वजह से बाद में इस धड़े ने बीजेपी में विलय के बजाय एक गुमनाम दल एनसीपीआई में विलय का रास्ता चुना और एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया। अब अगर यह धड़ा सरकार में शामिल होने का फैसला करता है तो उसके मंत्री पद के दावे पर नजर रहेगी, क्योंकि उससे कम संख्या वाले टीडीपी और जेडीयू के पास एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री है। ऐसे में अगर यह धड़ा सरकार में आता है तो एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद पर उसका दावा बन सकता है। लेकिन क्या बीजेपी पश्चिम बंगाल के समीकरण को देखते हुए जोखिम लेगी? यही बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुआ है। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद शिवसेना शिंदे में चले गए। इसके बाद शिवसेना की ताकत बढ़कर 13 हो गई। अभी उसके पास सिर्फ एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। ऐसे में उसका भी एक कैबिनेट मंत्री पद पर दावा बनता है। यानी अगर मोदी कैबिनेट में विस्तार होता है तो सहयोगी दलों की हिस्सेदारी भी एक बड़ा मुद्दा हो सकती है, क्योंकि एनडीए में सिर्फ बीजेपी की अपनी ताकत नहीं देखी जाएगी, सहयोगी दलों की बढ़ी हुई ताकत का हिसाब भी रखना होगा। इसके बाद आम आदमी पार्टी का मामला है। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब सवाल है कि पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए इनमें से किसी को मोदी मंत्रिपरिषद में जगह मिलेगी, क्योंकि 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में पंजाब से जुड़े राजनीतिक चेहरों को केंद्र में जिम्मेदारी देने का फैसला चुनावी संदेश भी दे सकता है। लेकिन अभी यह सिर्फ संभावना है, अंतिम फैसला सामने नहीं आया। अब बात उन जगहों की जो मोदी मंत्रिपरिषद में खाली हुई। राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने के बाद जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू इस्तीफा दे चुके हैं। यानी मंत्रिपरिषद में कुछ जगहें पहले से खाली हैं। इसके अलावा नवंबर में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्य मंत्री बीएल वर्मा का राज्यसभा कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। दोनों उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। अब बीजेपी के सामने सवाल है
कि इन्हें दोबारा राज्यसभा भेजा जाए या नहीं, और अगर इन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा जाता तो मंत्रिपरिषद में इनके बने रहने का सवाल भी खड़ा होगा। यानी आने वाले महीनों में कुछ फैसले अपने आप कैबिनेट की तस्वीर को प्रभावित कर सकते हैं। अब पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा पर नजर डालिए। पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है, हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। दोनों मोदी सरकार में राज्य मंत्री। अब सवाल उठता है कि एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत क्या दोनों को मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना होगा? लेकिन यहां भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, क्योंकि चुनावी जरूरतों को देखते हुए पार्टी अलग फैसला कर सकती है। खासतौर पर पंकज चौधरी के मामले में संकेत है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें मंत्रिपरिषद में बनाए रखा जा सकता है। क्यों? ताकि कुर्मी समाज को राजनीतिक संदेश दिया जा सके। यानी यहां भी संगठन और सरकार के बीच संतुलन का सवाल। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा चुनावी कनेक्शन समझिए। अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। इन चुनावों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद में फेरबदल किया जा सकता है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश पर बहुत ज्यादा नजर रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश से केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से प्रतिनिधित्व पहले से है, लेकिन प्रदर्शन के आधार पर फेरबदल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी उत्तर प्रदेश से कोई ब्राह्मण कैबिनेट मंत्री नहीं है। इसके अलावा दलित और अति पिछड़े वर्ग की नुमाइंदगी बढ़ाई जा सकती है। यानी कैबिनेट में बदलाव हुआ तो सिर्फ मंत्री का नाम नहीं बदलेगा, उसके पीछे सामाजिक और क्षेत्रीय संदेश भी देखा जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, मंत्रियों का प्रदर्शन। पिछली मंत्रिपरिषद की बैठक में कैबिनेट सचिव ने मंत्रालयों के प्रदर्शन पर प्रेजेंटेशन दिया था। पेंडिंग फाइल, सोशल मीडिया पर मौजूदगी और दूसरे पैरामीटर। इनके आधार पर 5 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मंत्रालयों का उल्लेख किया गया था। इसका मतलब यह है कि संभावित फेरबदल में सिर्फ राजनीतिक समीकरण नहीं देखे जाएंगे, मंत्रियों का कामकाज भी देखा जा सकता है। कौन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, किस मंत्रालय में काम तेजी से हो रहा है, कहां फाइलें लंबित हैं और किस मंत्री का काम सरकार की प्राथमिकताओं के हिसाब से बेहतर रहा है, ये सब भी फैसला लेते समय महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अनौपचारिक GOM यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए हैं। इन मंत्री समूहों को अलग अलग विषयों पर मंथन करने को कहा गया है। अगले महीने इन सभी की अलग अलग बैठकें होंगी। इन बैठकों में प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे और सभी GOM अपने अपने विषय पर प्रेजेंटेशन देंगे। यही वजह है कि माना जा रहा है कि मंत्रिपरिषद में फेरबदल की कवायद इन बैठकों के बाद आगे बढ़ सकती है। यानी अभी एक संभावित टाइमलाइन भी बनती दिख रही है। बीजेपी की नई टीम बन गई, मंत्रियों और मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा हो रही है, GOM की बैठकें होंगी और उसके बाद मोदी मंत्रिपरिषद की तस्वीर पर फैसला हो सकता है। अब एक और राजनीतिक समीकरण, एनसीपी के दोनों धड़ों का विलय। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चाहती है कि एनसीपी के दोनों धड़ों का विलय हो, और अगर ऐसा होता है तो उसी हिसाब से मोदी सरकार में उनकी हिस्सेदारी तय हो सकती है। दूसरी तरफ परिसीमन बिल पर DMK और एनसीपी शरद पवार के समर्थन की बात भी कही जा रही है। DMK के मोदी सरकार में शामिल होने की चर्चा भी गर्म है, लेकिन इन सभी मामलों में अभी राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि अंतिम फैसला अभी सामने नहीं आया। इसलिए अगर कैबिनेट विस्तार होता है तो इन समीकरणों पर भी नजर रखनी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी कैबिनेट में विस्तार जल्दी हो सकता है? फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन परिस्थितियां जरूर ऐसी हैं कि चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी की नई टीम बन चुकी है, NDA का विस्तार हुआ है, मंत्रिपरिषद में कुछ जगहें खाली हुई हैं, कुछ मंत्रियों के राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने वाले हैं, 2 मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी मिली है, पीयूष गोयल को पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाया गया है और अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। यानी मोदी सरकार के सामने अब कई सवाल एक साथ हैं। किसे सरकार में लाया जाए, किसे संगठन में भेजा जाए, किस सहयोगी दल की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, किस राज्य को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए, किस सामाजिक वर्ग को राजनीतिक संदेश दिया जाए और किन मंत्रियों के प्रदर्शन को देखते हुए उनका पद या कद बढ़ाया या घटाया जाए। इसलिए अगर आने वाले दिनों में मोदी मंत्रिपरिषद में फेरबदल होता है तो इसे सिर्फ कैबिनेट विस्तार कहना शायद पर्याप्त नहीं होगा। ये 2027 के विधानसभा चुनावों और 2029 के मिशन की तैयारी का हिस्सा भी हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, अगर मोदी कैबिनेट में जल्द फेरबदल होता है तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा बदलाव किस मोर्चे पर होना चाहिए?
नए चेहरों की एंट्री, सहयोगी दलों की हिस्सेदारी या फिर खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों की छुट्टी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।